बेटा आज की क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा सबसे पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बैकग्राउंड पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश जो है वो एंटर हुए थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने के लिए। लेकिन इन डिटेल्स में जाने से पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं। बेटा बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे कि क्या इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पहले कोई यूरोपियंस थे। अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें पोर्चुगीज जो थे, पोर्चुगीज जो है वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो कि आए थे बेटा साउथ एशिया के अंदर। और वास्को डी गामा जो है वो 1498 के अंदर रीच करते हैं इंडिया बाय सी। और पोर्चुगीज ने जो है वो गोवा को जो है वो 1510 में कैप्चर किया और अपने आप को वहां पे इस्टेब्लिश किया। और बेटा जो आपका सवाल होगा कि सर ये पोर्चुगीज क्यों आए थे, बेटा इसके पीछे मेन रीजन था, मेन रीजन ये था बेटा कि यूरोपियन का इंटरेस्ट जो है वो एशिया के अंदर था। किस बात के लिए? स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? स्पाइसेस का जो है वो ट्रेड करने के लिए। फर्दर मोर मैं ऐड ऑन करता हूं बेटा, अब हम किसकी डिस्कशन शुरू करें बेटा? ब्रिटिश ईआईसी की डिस्कशन शुरू करें। ब्रिटिश ईआईसी की डिस्कशन अगर हम करें तो वो डिस्कशन क्या है बेटा? बेटा आपके पास इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन जो है वो क्या करती है, वो परमिशन देती है ब्रिटिश को कि वो क्या करें बेटा, वो ट्रेड करें इंडिया के अंदर। वो क्या करें? ट्रेड करें इंडिया के अंदर, राइट। अब आपका सवाल होगा कि वाई ब्रिटेन जो है वो टर्न टू एशिया, वो एशिया क्यों आए, राइट। तो बेटा मैं आपको जो है वो क्लियर करता चलूं, इस वजह से ब्रिटेन एशिया आए थे बिकॉज अफ्रीका के अंदर। सर यस क्वीन एलिजाबेथ टू नहीं थी? आप इसको चेक कीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ वन थी, राइट। वन थी। जी जी। ओके। बेटा अफ्रीका के अंदर जो है वो क्या होता है कि अफ्रीका के अंदर ट्रेड अटेम्प्ट जो है वर नॉट आपके पास वेरी सक्सेसफुल, राइट। ये इतने सक्सेसफुल जो है वो नहीं थे अफ्रीका के अंदर। तो एशिया ने क्या किया बेटा, एशिया जो है ये इस वजह से एशिया आए थे बिकॉज एशिया जो है वो ऑफर करते हैं वेल्थ एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को, राइट। फर्दर मोर बेटा हम एड ऑन करते हैं कि दैट ब्रिटिश जो है वो अराइव करता है इंडिया के अंदर। फर्स्ट जो आपके पास ईआईसी की आपके पास शिप होती है वो रीच करती है बेटा कहाँ पर? सूरत के अंदर इन 1608 के अंदर। एट दैट टाइम आपके पास बेटा मुगल एम्परर कौन होते हैं? मुगल एम्परर जो है वो जहांगीर होते हैं। एंड जहांगीर ने जो है वो इमीडिएटली जो है वो अलाउ नहीं किया था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया के अंदर क्या करें बेटा, इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेड करें, राइट। अगर मैं एड ऑन करूं क्यों अलाउ नहीं किया था कि बेटा आपके पास पहले से जो है वो पोर्चुगीज थे, उनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था एट मुगल कोर्ट, राइट। लेकिन अब हम बात करेंगे बेटा ईआईसी के बारे में कि वेदर ईआईसी को परमिशन मिली या नहीं मिली। क्या हुआ बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की इनिशियल डिफिकल्टीज को देखें तो आपके पास इनको जो है वो मुगल रूलर्स का जो है वो सपोर्ट नहीं मिला था, राइट। और इनको सपोर्ट चाहिए थी इनके बिजनेस के लिए। अब इनको ट्रेड की परमिशन जो है वो कब मिलती है, सवाल ये है। बेटा इनको 1612 के अंदर एम्परर शाहजहां अलाउ करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, राइट। उसके साथ साथ
बेटा आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके बेटा, इसके साथ साथ बॉम्बे हेड, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्रेड परमिशन के बाद। अब हम बात करते हैं बेटा बॉम्बे हेडक्वार्टर की। ट्रेड जो है वो ब्रिटिश का रैपिडली इंक्रीज करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज को जो है वो एक्सपैंड करता है और अपना हेडक्वार्टर ये लोग सेटअप करते हैं इन बॉम्बे 1664। अब बेटा जो है ब्रिटिश जो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर देती है 3 मेजर सेंटर्स तक। अब आपका सवाल होगा कि सर वो 3 मेजर सेंटर्स क्या होते हैं? बेटा एक आपके पास हो गया मद्रास, जो कि क्या था, मेजर ट्रेडिंग सेंटर था। दूसरा आपके पास क्या है बेटा, बॉम्बे, जो कि आपके पास हेडक्वार्टर था और एक पोर्ट सिटी था, मतलब जहां पर इनके पास सी अवेलेबल था। और अब कलकत्ता की बात करें तो ये ब्रिटिश के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या थी ब्रिटिश के लिए? अगर हम देखें इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अब आप सिंपल सी ये चीज देखिएगा कि बाय द अर्ली 1700 3 इनके मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। फिर बाय 1740 आपके पास ट्रेड जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल हो जाता है और नियरली 10% जो ब्रिटेन का रेवेन्यू होता है उसमें से 10% जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है और वो इंडिया से जो है वो जा रहा होता है। तो आपके पास जो 10% ऑफ रेवेन्यू जो है वो ब्रिटेन को जो है वो जो उनका टोटल जो है वो रेवेन्यू होता है ब्रिटेन का, उसमें से 10% जो है वो इंडिया से जा रहा होता है। तो मतलब कि वो ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कर रहे हैं इंडिया से। तो बेटा यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. ओके इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये क्वेश्चन आपके पास 7 मार्क का आ सकता है, राइट? ये क्या है कि व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया? कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया क्यों आए, इसके पीछे क्या रीजन था? बेटा इसके लिए हम 3 रीजंस को डिस्कस करेंगे। सो हम अभी स्टार्ट करें अपना पहला रीजन, दैट इज बेटा आपके पास इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजंस की वजह से जो है वो ईआईसी जो है वो इंडिया आए थे। इकोनॉमिक रीजन जो है वो ब्रिटिश का क्या था कि दैट इनको इकोनॉमिक गेन चाहिए था और कंपनी चाहती थी कि वो ह्यूज प्रॉफिट जो है वो अर्न करें और ट्रेड और बिजनेस करना उनका जो है वो एक प्राइमरी गोल था। अब देखिए वो इंडिया क्यों आए? बिकॉज वेल्थ की वजह से। इंडिया जो है वो फेमस था अपने वेल्थ के लिए और पूरी दुनिया के अंदर अपने वैल्यूएबल गुड्स की वजह से मशहूर था और कहा जाता था एज इन गोल्डन स्पैरो, राइट? और प्लस आपके पास रॉ मटेरियल से रिलेटेड बेटा क्या कहानी है कि दैट ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश के यहाँ जो है बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी और उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए थी। उनको अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन चाहिए था और कॉटन जो है वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल उनके लिए। तो इस वजह से भी वो जो है इंडिया आए थे। फर्दर मैं ऐड ऑन करूं कि जैसे कि मैंने अभी बेटा अभी आपसे डिस्कस किया कि दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, ब्रिटिश जो है वो गुड्स बना रहे थे। तो अब बेटा एक बात ये है कि ब्रिटिश को मार्केट भी तो ढूंढनी थी कि जो हम गुड्स बना रहे हैं उसको बेचने के लिए। तो बेटा आपके पास क्या होता है? आपके पास ये होता है कि दैट इंडिया जो है इंडिया की जो है वो लार्ज पॉपुलेशन होती है और अब जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसके जो है वो बेटा बायर्स भी ज्यादा होंगे, राइट? पॉपुलेशन ज्यादा है तो बायर्स भी क्या होंगे बेटा? बायर्स भी आपके पास ज्यादा होंगे। फर्दर मोर बेटा अगर मैं ऐड ऑन करूं, जो ब्रिटिश गुड्स जो है, तो बेटा जब पॉपुलेशन ज्यादा थी बायर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश के गुड्स हैं वो क्या होंगे बेटा? वो ज्यादा बिकेंगे और मर्चेंट्स भी जो है वो एक्सपैंड कर पाएंगे अपना बिजनेस और न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड भी जो है वो मिलेंगी। फर्दर मोर बेटा मैं ऐड ऑन करूं, अगर मैं रिजल्ट्स की बात करता हूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना एक हाईली प्रॉफिटेबल
फ्यूचर और प्लेस देख रहा था कि यार ये हमारी जगह है, हाईली आपके पास जो है वो प्रॉफिटेबल प्लेस है हमारे ट्रेड और बिजनेस के लिए। बेटा वो उनका जो है वो प्रॉफिट जो है वो क्या था, प्रॉफिट जो है ये उनका जो है वो बेटा मेन अट्रैक्शन था। अच्छा जी, अब ऊपर हमने बात की वैल्यूएबल गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स आपके पास कुछ वैल्यूएबल चीजें थी जैसे कि स्पाइस हो गया, स्पाइसेस का हाई डिमांड था इन यूरोप तो इससे लार्ज प्रॉफिट आ सकता था। फिर सिल्क की बात करते हैं, लग्जरी क्लोथ्स जो कि एक्सपेंसिव थे यूरोप के अंदर। फिर कॉटन की बात करते हैं, उनकी रॉ मटेरियल के लिए, उनकी फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल था इंपॉर्टेंट। मेटल वर्क, फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट सोल्ड एट हाई प्राइसेस, राइट। फर्दर मोर बेटा मैं ऐड करूं, ये लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करता हूं कि ब्रिटेन चाहती क्या थी, ब्रिटेन की नीड्स क्या थे। बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, उनका रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो रहा था, उनको जो है वो कॉटन रिक्वायर्ड था और अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे, उनको अब मार्केट चाहिए थी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की एंड उनको अपनी नेशनल वेल्थ बनानी थी। तो फाइनल कंक्लूजन की बेटा अगर मैं बात करूं, इंडिया वो आए थे वेल्थ, वैल्यूएबल गुड्स, रॉ मटेरियल प्लस लार्ज मार्केट, तो इस वजह से वो प्रॉफिट अर्न ट्रेड और बिजनेस के लिए इंडिया आए। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? यस और नो? Yes. बेटा 1 मिनट दिएगा मुझे। अच्छा जी, बेटा हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे फर्दर सेकेंड रीजन करेंगे जो क्या है बेटा आपके पास पॉलिटिकल रीजन, जो कि क्या है बेटा आपके पास पॉलिटिकल रीजन। अगर हम पॉलिटिकल रीजंस की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बेटा पहले अराइव करती है किस बात के लिए, वो अराइव करती है फॉर ट्रेड। उनका मेन एम क्या होता है बेटा, मेन एम होता है प्रॉफिट। उनका कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि वो इंडिया को जो है वो क्या करेंगे, रूल करेंगे। अब लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होती है। अब आपका सवाल होगा कि सर पॉलिटिकल चेंजेस क्या थी। अगर मैं पॉलिटिकल चेंजेस की बात करूं तो मुगल्स की जो पावर थी वो क्या हो रही थी बेटा, डिक्लाइन हो रही थी। और आपके पास जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अनस्टेबल हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल हो रही थी। और प्लस औरंगजेब की भी डेथ हो जाती है 1707 में। तो स्ट्रॉन्ग जो मुगल रूलर होता है वो भी मर जाता है, मुगल एम्पायर जो है वो वीक हो जाता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी कम हो जाती है, राइट। मुगल्स की अथॉरिटी कम हो जाती है और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते हैं उनको पावर जो है, उनकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और प्लस इसके साथ साथ जो है वो बेटा बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स के अंदर आए। देखिए एक मराठास का ख्वाब था, क्या ख्वाब था कि मुगल एम्पायर को क्या करना है बेटा, मुगल एम्पायर को कैप्चर करना है। तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस आपके पास मराठास, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में। मराठास क्या करते हैं, मराठास जो है वो डिफीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, मराठास जो है वो डिफीट कर देते हैं। तो जब मराठास डिफीटेड, अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठास डिफीट हो जाते हैं, मराठास डिफीटेड, तो मराठास की एक्सपेंशन क्या हो जाती है बेटा, मराठास की एक्सपेंशन रुक जाती है। तो ऑब्वियसली मराठास भी क्या हो गए, वीक हो गए, उनकी भी पावर जो है वो कम हो गई। तो बेटा क्या होता है, अब इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बेटा ये हो गई थी कि मुगल्स वीक, मराठास वीक, रीजनल रूलर डिवाइड हो गए, सब अपनी अपनी दुकान बना के बैठे हुए थे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। बेटा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, क्या आई बेटा, जब आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश के लिए। तो बेटा एक वैक्यूम आ गया था, पावर वैक्यूम क्रिएटेड, राइट। ब्रिटिश जो है वो एंटर करती है लोकल पॉलिटिक्स में, वो देखते हैं कि बेटा काम खराब हो रहा है, तो ब्रिटिश एंटर्ड लोकल पॉलिटिक्स, वो इंटरफेयर करते हैं इन स्टेट अफेयर्स और वो एडवांटेज लेते हैं ऑफ राइवलरीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ एडवांटेज थे कि वो आसानी से पॉलिटिक्स के अंदर आ सकते थे बेटा। जी सर पावर वैक्यूम का मतलब कि बेटा एक गैप आ गया था, मतलब एक गैप आ गया था, उनको एरिया खाली दिख रहा था, राइट। कि दैट मुगल्स अपने डिक्लाइन हो रहे, मराठास वीक हो गए,
और जो रीजनल रूलर्स थे वो अपने अपने एरिया और रीजन्स को देख रहे हैं। तो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के पास भी नहीं है, राइट? पावर किसी मतलब कि मेन पावर किसी के पास भी नहीं है। तो ब्रिटिश ने देखा कि अब ये चीज खाली है, हम अगर कैप्चर करते हैं तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ओके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पास बेटा क्या एडवांटेजेस थे? उनके पास एडवांटेजेस थे बेटा, उनके पास एक इंडिया के अंदर लॉन्ग ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था, उनके पास नॉलेज थी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और उनका कॉन्टैक्ट्स थे रूलर्स के साथ, कॉन्टैक्ट्स थे मर्चेंट्स के साथ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा था, बिकॉज उनको पता था कि रूलर्स को कैसे डील करना है, लोगों को कैसे डील करना है। वो बहुत लंबे टाइम से जो है वो ट्रेड कर रहे थे। फर्दर मोर बेटा मैं एड ऑन कर देता हूँ आपको, चेंज इन कंपनी पॉलिसी होती है। पहले कंपनी आती है किस बात के लिए बेटा? ट्रेड और प्रॉफिट के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल कंट्रोल, राइट? अब ब्रिटिश ने पॉलिटिक्स में वो आ रहे थे, उन्होंने जो है वो इस काम के अंदर आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके साथ साथ रिमूव किया यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स जो पहले थे, जैसे कि डच, पोर्चुगीज। अब देखिए इन्होंने कहा कि पहले हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो अपने लिए वे रास्ता खाली रखते हैं, राइट? वे क्लियर रखते हैं, राइट? तो फिर ब्रिटिश क्या हो जाएगा, ब्रिटिश के लिए जो है वो इंडिया के अंदर एक्सपैंड और काम करना इजी हो जाएगा, जब उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे वो ट्रेड भी इजीली कर पाएंगे। तो होता क्या है बेटा, आपके पास इंडिया के अंदर ब्रिटिश की ट्रेड डोमिनियंस हो जाती है, ब्रिटिश का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है, और यही फाउंडेशन था किसका बेटा, यही फाउंडेशन था आपके पास ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर। यही जो है वो फाउंडेशन था ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर। इज दैट क्लियर? यस और नो बेटा? यस। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन। क्या बात करते हैं बेटा? अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन क्या है आपके पास? स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ इंडिया। स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ इंडिया मतलब कि जो लोकेशन थी ना इंडिया की, वो बड़ी मजेदार थी और इम्पोर्टेंट थी। अब आपका सवाल होगा कि सर ये कैसे, हाउ, राइट? आपका सवाल होगा कि सर ये कैसे, हाउ। अब अगर मैं बात करूं कि बेटा इंडिया जो है वो क्या करता था, लिंक करता था यूरोप के साथ, और ये लिंक करता था किसके साथ बेटा? ईस्ट के साथ। फर्दर मोर मैं एड ऑन करता हूं कि बेटा जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स थे वो पास करते थे किससे बेटा? नियर इंडिया। इंडिया के नियर से क्या करते थे बेटा? पास करते थे। तो बेटा अगर ब्रिटिश जो है वो इंडिया को कंट्रोल करती है, राइट, तो उनके पास कंट्रोल ऑफ सी भी आ जाता है। जब कंट्रोल ऑफ सी आएगा तो उनके पास क्या होगा, कुछ ट्रेड एडवांटेजेस होंगे। अब सर वो ट्रेड एडवांटेजेस क्या होंगे बेटा? वो ट्रेड एडवांटेजेस होंगे प्रोटेक्ट ट्रेड, मूव गुड्स इजीली एंड इंक्रीज प्रॉफिट। अब आपके पास इनको जो है वो कुछ मिलिट्री एडवांटेजेस भी होंगे, राइट? अगर ये इंडिया के सी को जो है वो इंडिया को कब्जा करते हैं तो ऑब्वियसली सी का कंट्रोल भी आएगा, तो ये वहां पर अपना नेवी बेस बना सकते हैं, अपनी शिप्स खड़ी कर सकते हैं, अपनी शिप की मेंटेनेंस वहां पर कर सकते हैं, और वहीं से जो है वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, और इंडियन ओशन का भी इनके पास फिर कंट्रोल आ जाएगा, राइट? तो फिर बेटा इट्स आपके पास एक सिंपल सी बात है कि ग्रेटर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होगा इन एशिया। तो आपके पास ब्रिटिश ने क्या किया बेटा, ब्रिटिश जो है वो अपना कल्चर जो है वो सुपीरियर समझता था, राइट? तो वो अपने वेस्टर्न वैल्यूज को कंसिडर करते थे सुपीरियर। तो उनका डिजायर था कि वो स्प्रेड करे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश की तरीके से जो है वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेट्रा, वो हर चीज ब्रिटिश चाहते थे, बिकॉज उनका एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट थी किस चीज के अंदर बेटा? इंडिया के अंदर। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? ओके बेटा, ग्रेट हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब आपके पास ये जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास है, ये आपके पास 7 मार्क का आ सकता है। इसके लिए भी हम 3 रीजंस पढ़ेंगे। कहता है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश
टेक कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 7 months? आपका सवाल होगा कि सर क्या पहले ब्रिटिश नहीं देख रहे थे? यस बेटा, ब्रिटिश देख रहे थे, लेकिन कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स करते थे, राइट? तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल किए ईस्ट इंडिया कंपनी को? बेटा फर्स्ट रीजन आपके पास है कि ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। कहां पर बेटा? इंडिया के अंदर। बेटा होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड क्या करती है बेटा? ट्रेड एक्सपैंड करती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाती हैं, और ट्रेड विद इंडिया जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। और जब ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेड बनेगा तो क्या होगा बेटा? ह्यूज प्रॉफिट जो है वो आपके पास जनरेट होंगे। क्या होंगे बेटा? आपके पास ह्यूज प्रॉफिट जो है वो जनरेट होंगे। कंपनी जो है वो एनॉर्मस वेल्थ जो है वो क्या कर रही थी? अर्न कर रही थी, और आपके पास बिकम वन ऑफ द ब्रिटिश रिचेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में से ये ईआईसी था आपके पास, राइट? तो ये क्या था बेटा? आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रिटिश वेल्थ थी, मतलब ब्रिटिश को यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा आता था, ये ट्रेड बेनिफिट करता था, उनकी वेल्थ जो है वो स्ट्रेंथन होती थी, ब्रिटिश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती थी एईआईसी की वजह से, और इंडिया जो है वो ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो है वो हो गया था। अब आपका सवाल होगा कि सर सही है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट था, ट्रेड भी कर रहे थे, बट गवर्नमेंट कंसर्न्स क्या थे? बेटा गवर्नमेंट कंसर्न ये थे कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो कर रही है डील उसको, राइट? गवर्नमेंट जो है वो ग्रेटर जो है वो पावर चाहती थी, कंपनी बिकम टू पावरफुल, राइट? तो वो गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको जो है वो क्या मिले? पावर मिले। कंपनी रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन, बिहाफ ऑफ ब्रिटेन जो है वो रूल होती थी, लेकिन वही कंपनी जो है वो बहुत सारी टेरिटरीज को इंडिया के अंदर क्या कर रही है? बहुत सारी टेरिटरीज को जो है मैनेज कर रही है, वो जो है रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं लार्ज एरियाज को, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो एक प्राइवेट कंपनी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल चाहती थी। तो क्या हुआ बेटा? मोर कंट्रोल ओवर प्रॉफिट चाहती थी, मोर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी, और प्लस बेटर सुपरविजन चाहती थी जो भी इंडियन अफेयर्स चल रहे थे। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करना चाह रही थी सब कुछ खुद। गवर्नमेंट कुड मैनेज रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, वेल्थ फ्रॉम इंडिया जो है वो ब्रिटेन को बेनिफिट कर रहा था डायरेक्टली। अब इसके फाइनल रिजल्ट की ऑब्वियसली बात करेंगे कि ये जो पूरा रीजन था ये क्या रहा था बेटा? ये कह रहा था कि इंक्रीज गवर्नमेंट अथॉरिटी चाहते थे ब्रिटिश, ग्रेटर कंट्रोल चाहते थे, ये जो इंडिया से वेल्थ आ रही थी इसके पे ग्रेटर कंट्रोल गवर्नमेंट का, बेटर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर्ली खुद करें, राइट? अब हम बात करते हैं बेटा, आपके पास ये है सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन क्या है बेटा आपके पास? फेयर ऑफ रशियन एक्सपेंशन। बेटा आपके पास क्या होता है? रशियन जो है वो उनकी एक्सपेंशन हो रही होती है कहां पर बेटा? सेंट्रल एशिया के अंदर। रशिया जो है वो अपना एक्सपैंड कर रहा था, रशिया वाज एक्सपैंडिंग इट्स टेरिटरी। तो होता क्या है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आता है टुवर्ड्स साउथ एशिया, और रशियंस जो है वो ग्रोइंग पावर थे। रशियंस जब ग्रोइंग पावर थे तो इस चीज ने परेशान किया ब्रिटेन को। अब आपका सवाल होगा कि ब्रिटेन क्यों परेशान हुए? ब्रिटिश का कंसर्न ये था कि रशिया जो है वो करीब आ रहा है किसके बेटा? वो करीब आ रहा है इंडिया के। इंडिया जो है वो ब्रिटेन का मोस्ट वैल्यूएबल कॉलोनी है, तो ब्रिटिश का यहाँ पर इंटरेस्ट जो था उसको थ्रेट था, ब्रिटिश को डर था कि ये पॉसिबल था कि आपके पास रशिया कहीं इंडिया को कैप्चर ना कर ले। तो फेयर ऑफ थ्रेट टू इंडिया, पॉसिबल रशियन इन्फ्लुएंस इन रीजन, रिस्क टू ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल, रिस्क टू ट्रेड एंड कम्युनिकेशन रूट्स। तो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था? ब्रिटिश ने अपनी अटेंशन जो है वो क्या करनी थी बेटा? इंक्रीज करनी थी टू फ्रंटियर एरियाज, और फ्रंटियर एरियाज पे जो है वो अटेंशन इंक्रीज करनी थी। उनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट वो बढ़ाना चाहते थे सेंट्रल एशिया के अंदर, और फोकस करना चाहते थे कि इंडिया को वो प्रोटेक्ट करें। तो फिर होता क्या बेटा? इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान होती है। बेटा अफगानिस्तान जो है सीन एज बफर स्टेट, उनको जो है वो प्रिवेंट करना था रशियन इन्फ्लुएंस को कि वो इंडिया किसी तरीके से ना पहुंचे, इंडिया किसी तरीके से ना पहुंचे। तो
ब्रिटिश जो है वो जाकर इंडियन अफेयर्स के अंदर जो है वो इंटरवीन करना शुरू हो गए, राइट, वहां पर इन्वॉल्वमेंट करना शुरू हो गए। किस बात के लिए? कि इनको इंडिया प्रोटेक्ट करना है। ब्रिटिश का एक मेजर एम जो है वो क्या था कि दैट उन्होंने सिक्योर करना है इंडिया को, वो एक टॉप प्रायोरिटी थी उनकी। डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट। ब्रिटिश इंटरेस्ट क्या था? इंडिया, प्रॉफिट, पैसा। लेकिन इनको बेटा सेटबैक क्या होता है? बेटा इनको जो है वो सेटबैक ये होता है, मिलिट्री डिफिकल्टीज इन अफगानिस्तान होती है। ब्रिटिश को एक सीरियस डिफीट होती है, कहां पर बेटा? सीरियस डिफीट होती है एट काबुल। और ब्रिटिश की प्रेस्टीज जो है वो क्या हो जाती है बेटा? डैमेज हो जाती है। ब्रिटिश की प्रेस्टीज जो है वो बेटा क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, राइट। फर्दर मोर बेटा मैं एड ऑन करता हूं कि नीड फॉर स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट कंट्रोल, राइट। तो उन्होंने बेटर डिफेंस करनी थी इंडिया की, स्ट्रॉन्गर मैनेजमेंट करनी थी फ्रंटियर एरियाज की, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट, रीस्टोर ऑफ प्रेस्टीज जो अफगानिस्तान में बर्बाद हो गई थी। तो रिजल्ट क्या था बेटा? इन शॉर्ट, ब्रिटिश ने अपनी इन्वॉल्वमेंट रीजन के अंदर इंक्रीज करनी थी, फोकस करना था, और स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो करना था। तो इस वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल लिया, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बेटा थर्ड रीजन। थर्ड रीजन आपके पास क्या है जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया? किसका? ईआईसी का, राइट। अब अगर हम बात करें करप्शन अमंग कंपनी ऑफिशियल्स, करप्शन जो है वो बिकम कॉमन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो पर्सनल वेल्थ बना रहे थे और पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे थे, राइट। पब्लिक सर्विस वो नहीं कर रहे थे। उनकी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थी बेटा? वो एक्सेप्ट कर रहे थे ब्राइब्स को, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और यूज कर रहे थे जो है वो पोजीशन को अपने पर्सनल मतलब चीजों के लिए, पर्सनल फायदों के लिए। ऑफिशियल्स जो है वो जो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बेटा। वो जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और बहुत सारे मतलब कि करप्ट प्रैक्टिसेस करके पैसा वगैरह जो है वो बना रहे हैं, और प्लस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटीज भूल रहे थे और वो प्रॉपर्ली गवर्न भी नहीं कर रहे थे। बेटा जो गवर्न नहीं कर रहे थे तो ब्रिटिश की रेपुटेशन खराब हो रही थी। क्यों खराब हो रही थी? बिकॉज करप्शन जो है वो हार्म करती है द इमेज ऑफ द बोथ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटेन। फर्दर मोर मैं बात करता हूँ पार्लियामेंट्री आपके पास क्रिटिसिज्म को। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो क्या किया बेटा? स्ट्रांगली जो है वो क्रिटिसाइज किया करप्शन पे और मिसमैनेजमेंट पे, राइट। कि दैट ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है ईआईसी के अंदर। जो है वो जो पार्लियामेंट था ब्रिटिश का उसके अंदर इस बारे में डिस्कशन हुई और स्ट्रांगली जो है वो क्रिटिसाइज जो है वो होता है ये ईआईसी के बारे में। और ये पार्लियामेंट के अंदर ये बिलीव होता है कि दैट ये चीज होनी चाहिए कि इंटरवेंशन नेसेसरी थी इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो बेटा ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया को जो है वो कंट्रोल किया, रिस्टोर करना था ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करनी थी और प्रोटेक्ट करना था ब्रिटिश इमेज को। तो बेटा सिंपल क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी इंक्रीज करनी थी कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट बेटा? इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? Yes.